हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इस पर वीडियो बन चुका है कि कॉस्ट ऑडिट क्या है, इसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या होता है, एंड शॉर्ट में मैंने डिस्कस भी किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या है एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या होता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट जो है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल और स्टेटरी ऑडिट। अब इंटरनल ऑडिट में क्या चीज़ें आ जाती हैं वो देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी देखेंगे, इसका क्या उद्देश्य होता है। इसको आंतरिक अंकेक्षण बोलते हैं हिंदी में। सो इंटरनल ऑडिट इज डन बाय द ऑडिटर हु इज़ इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो जो इंटरनल ऑडिट होता है किसके द्वारा किया जाता है, एक ऑडिटर होते हैं और वो ऑडिटर कौन होते हैं, ऑडिटर के द्वारा ही जितनी टाइप्स की ऑडिटिंग होती है वो की जाती हैं। लेकिन इंटरनल ऑडिट में जो ऑडिटर होते हैं वो जो बिज़नेस है, जिस भी बिज़नेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट किया जा रहा है उसी बिज़नेस में ये क्या होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं उसी बिज़नेस के। ठीक है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के तौर पर एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है इनको एज अ ऑडिटर काम करने की, और फिर ये क्या करते हैं इंटरनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज डिपार्टमेंट स्टाफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट इनको प्रदान कर दिया जाता है किसकी हेल्प से, डिपार्टमेंट, जो भी वहाँ का डिपार्टमेंटल स्टाफ है उसके द्वारा। ठीक है, मतलब स्टाफ ही लोगों को मतलब वहाँ पर एडमिट करता है। ठीक है, इन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, रिक्रूटमेंट करता है। तो जो ऑडिटर होते हैं उनको एज अ ऑडिटर वहाँ पर क्या किया जाता है, मतलब अपॉइंट किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, काम कर सकें और साथ साथ में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको इंटरनली ऑडिट भी कर सकें। ठीक है, तो ये बिज़नेस के एम्प्लॉय ही माने जाते हैं, बिज़नेस के एम्प्लॉय होते हैं सिंपल भाषा में। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट आर द फॉलोइंग। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य क्या हैं आंतरिक अंकेक्षण के वो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू इंश्योर दैट द बिजनेस इज बीइंग रन अकॉर्डिंग टू प्लान। तो यहाँ पर ये इंश्योर करने के लिए जो भी आपका बिजनेस है जो चल रहा है, चलाया जा रहा है, वो प्लान के आधार पर चलाया जा रहा है या नहीं, जो भी प्लान बनाए गए थे उन प्लान को एग्जीक्यूट किया जा रहा है या नहीं, वो ये चेक करने का काम करते हैं, इंश्योर करते हैं, आश्वासन दिलाते हैं कि हाँ जो भी प्लान बनाया गया था उसी प्लान के आधार पर बिजनेस काम कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी को। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स बाय वाउचिंग। जो भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस बिज़नेस की, उसकी जो करेक्टनेस होते हैं उसके वेरीफाई करते हैं ये। ठीक है, उसकी जो शुद्धता होती है उसकी शुद्धता को, उसकी मतलब निश्चितता को, या जो कहते हैं उचित जो मतलब होनी चाहिए उसको क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, वेरीफाई करते हैं। किसके थ्रू ये वेरीफाई करेंगे, जो भी वाउचर्स होते हैं उन वाउचर्स के द्वारा ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के करेक्टनेस को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वाउचर्स होते हैं ना, हर चीज़ का अपना एक वाउचर होता है, जो भी आप सामान खरीदते हैं एक वाउचर दिया जाता है, जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, बिल्स होते हैं, वाउचर्स होता है, कैश मेमोस होते हैं, उसके हिसाब से उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज़ टू चेक दैट द बजट हैव बीन प्रिपेयर्ड करेक्टली। अब वो ये भी चेक करते हैं कि जो बजट बनाए गए हैं वो करेक्ट है या नहीं, उसको जो प्रिपरेशन की गई है वो करेक्ट तरीके से की गई है या नहीं। ठीक है, तो बजट को चेक करने का काम भी कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं, और ये इंटरनल ऑडिट में काम किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज़ टू डिटेक्ट एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, मीन्स कहाँ पर क्या अशुद्धि रह गई है, क्या गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों को ये मतलब पता लगाते हैं, उनका पता लगाते हैं और फिर दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड डिफॉल्केशन। अगर यहाँ पर बात करें तो ये क्या करते हैं, किस टाइप का फ्रॉड किया गया है। ठीक है, होता है ना, मतलब ऐसे धोखाधड़ी हो सकती है, जालसाजी हो सकती है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो गई, क्या डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो उन सभी का क्या ये पता लगाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसके लिए उपाय भी खोजते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑडिट का ही पार्ट है जो कि इंटरनल ऑडिटर्स करते हैं। ओके, सिक्स पॉइंट इज़ टू चेक दैट फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड रेगुलरली एंड सबमिटेड पंक्चुअली। अब यहाँ पर जो भी आपका फॉर्म्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेगुलरली चेक किया जाता है ताकि ये जाना जा सके कि जो भी सबमिशन किया गया है, जो भी उसका एग्जीक्यूशन हुआ या सबमिट किया जा रहा है वो पंक्चुअली है या नहीं, रेगुलरली है या नहीं। क्योंकि हर एक फॉर्म, हर एक डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली होने चाहिए जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड हैं, पंक्चुअली होने चाहिए कि जिस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन हुआ था उस टाइम से रिलेटेड वो
डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या नहीं हैं, पंक्चुअल हैं या नहीं हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो काम है वो किए जा रहे हैं या नहीं, तो उन सभी को चेक करने का काम कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर करते हैं, और ये इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। Now 7th point is to check whether the routine and procedures are being followed as per cost plan. अब वो क्या करते हैं, जो भी इंटरनल ऑडिट होती है, जो ऑडिटर होते हैं, उसमें वो ये चेक करते हैं कि जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है रूटीन वाइज किया जा रहा है या नहीं, ठीक है। और जो कॉस्ट प्लान बनाया गया है, मीन्स कॉस्ट प्लान समझते हैं ना, एक लागत नियोजन की जाती है। लागत नियोजन का मतलब होता है कि कहाँ पर कितनी कॉस्ट आनी है और उस कॉस्ट को मतलब यूज़ करने के लिए क्या प्लान बनाया गया है, किस प्लान के आधार पर उस कॉस्ट को हमें यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ पर कितनी लागत आएगी, कितनी कॉस्ट आएगी और कितने फ़ंड की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होता है, रूटीन वाइज उस प्रोसीजर को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है, चेक किया जाता है। लेकिन आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इंटरनल ऑडिट के और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो वो भी देख लेते हैं, वो पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं तो। टू डिटेक्ट वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम एंड रिमूव देम। अब बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं किसी भी बिज़नेस की, हम सभी को पता है, कुछ स्ट्रेंथ भी होती है, कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। तो उन वीकनेसेस को ये क्या करते हैं, पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती हैं उनका पता लगाते हैं, और फिर पूरी कोशिश की जाती है कि किस तरह से उन बैरियर्स को, उन वीकनेसेस को रिमूव किया जाए, ठीक है, दूर किया जाए, दूर करने का काम करते हैं। टू वेरीफाई द इन्वेंट्री कंट्रोल एंड फिजिकली चेक द स्टॉक। अब इन्वेंट्री कंट्रोल को वेरीफाई करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल में स्टॉक से रिलेटेड जो भी, जिस भी मटेरियल के साथ, गुड्स के साथ बिज़नेस किया जा रहा है, ठीक है, अब गुड्स का बिज़नेस कर रहे हैं, जिन गुड्स या मटेरियल का सेल परचेज कर रहे हैं, उसका जो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक में आपके सब कुछ आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक, सब कुछ आ जाता है। तो उनको ये क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसको सत्यापित करते हैं कि किस तरह का स्टॉक है, कितनी मात्रा में होना चाहिए, और ज़्यादा या कम है, ज़्यादा है तो कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कम है तो वो सफिशिएंट मात्रा कैसे लाई जाएगी, जो उचित मात्रा की आवश्यकता है बिज़नेस को, वो कैसे बनाई जानी चाहिए, बना कर रखनी होगी बिज़नेस के लिए। एंड फिजिकली चेक द स्टॉक, और फिजिकली भी स्टॉक को चेक करते हैं कि फिजिकली जो स्टॉक की जो एग्जिस्टेंस है वो कितनी मात्रा में है बिज़नेस के अंदर, ठीक है। सपोज़ आपको मंथली 5000 यूनिट्स की ज़रूरत है सेल्स करने के लिए, तो उतनी होनी चाहिए ना, नहीं तो बिज़नेस रुक जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो प्रोडक्शन का काम उस हिसाब से होना चाहिए। तो जो ये इंटरनल ऑडिटर होते हैं, इंटरनल ऑडिट के अंतर्गत इन सारे ही कामों को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, देन चीज़ों पे कंट्रोल करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि चीज़ों को और कैसे बेहतर किया जा सके। टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। अब यहाँ पर वो कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स पे कितनी ज़्यादा लागत आ रही है, कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट की तुलना की जाती है एक समय से दूसरे समय में, ठीक है, कि लास्ट ईयर कितना खर्च आया था प्रोडक्शन पे, इस टाइम पे कितना प्रोडक्शन आ रहा है, कॉस्ट कितनी आ रही है। तो वो कंपेयर कर सकते हैं, आपस में तुलना करके जान सकते हैं चीज़ों को आसानी से। तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा तुलनीय भी होते हैं, मदद पहुँचाते हैं इस चीज़ में भी। And next point is to analyze the cause of variations and suggest ways and means to reduce and control cost। और ये एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है यहाँ पर विश्लेषण करना किसी भी चीज़ का, और यहाँ पर विश्लेषण का मतलब है कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है उसका विश्लेषण करना, जो इन्वेंट्री कंट्रोल है उसका विश्लेषण करना। वेरिएशंस क्या, वेरिएशंस का मतलब होता है कि किस तरह से बदलाव आ रहा है, उतार चढ़ाव जिसे आप बोलते हैं, कि अगर प्रोडक्शन का काम किया जा रहा है तो प्रोडक्शन पे जो लागत आ रही है उस लागत में कितनी ज़्यादा कमी हो रही है, कितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है, मीन्स किस तरह से उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, ठीक है। उसका ये क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और फिर सजेस्ट भी करते हैं कि क्या एक सही तरीका हो सकता है, सही रास्ता हो सकता है, जिससे क्या किया जा सके। अगर चीज़ें अच्छी नहीं हैं, ख़राब हैं, तो उनको कम किया जा सके। कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा आ रही हो तो उस कॉस्ट को इजीली कंट्रोल किया जा सके। तो जब वो चीज़ों को, वेरिएशंस को इजीली जब एनालाइज कर लेंगे, तभी आप एक अच्छा सजेशन दे सकते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि उन चीज़ों को कम किया जा सके, और जो कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके, उसे भी कम किया जा सके। और अगर प्रोडक्शन की क्वालिटी में कुछ कमी है तो उस क्वालिटी को और अच्छे से बढ़ाया जा सके और प्रोडक्ट को अच्छा बनाया जा सके, ठीक है। तो वो एनालिसिस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं डिसाइड।
एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी देख लेते हैं। टू इफेक्ट मॉरल चेक एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। मॉरल चेक का यहाँ पर मतलब है जो भी स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, एक स्टाफ, बहुत सारा स्टाफ होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है, तो नैतिक तरीके से वो किस तरह से प्रभाव डाल रहा है आपका, क्या जो ऑडिटिंग का काम है या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वर्क एफिशिएंसी है वो किस तरह से उसको इम्प्रूव की जाए, लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। सो इंटरनल ऑडिट में ये चीज़ें भी शामिल होती हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, वहाँ के स्टाफ पर। तो ऑडिटर का काम सिर्फ बुक्स ऑफ ऑडिट को ऑडिट करना नहीं होता है, चेक करना नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी वहाँ पे मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको ये इफ़ेक्ट करता ही करता है। तो इंटरनल ऑडिट में ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑडिटर होते हैं वो इंटरनली वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय वो वर्क करते हैं, वही उसी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंटरनली चेक करने का काम करते हैं। तो उनका ये दायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं कि जो भी चीज़ें हों वो सही होनी चाहिए और कहाँ पर किसका क्या प्रभाव पड़ेगा उन्हें ये भी ध्यान देना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल और स्टेटरी ऑडिट की कि ये क्या होती है और इसके अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ओके। तो देखते हैं एक्सटर्नल और स्टेटरी ऑडिट। द एक्सटर्नल ऑडिट इज कंडक्टेड विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन व्यू बाय द आउटसाइड ऑडिटर्स। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल की, इसको आप बोलते हैं ना बाय अंकित क्षण, ठीक है। यहाँ इस केस में क्या होता है कि जो ऑडिट का काम कंडक्ट किया जाता है, ऑडिट अंकेक्षण का जो काम कराया जाता है, वो उसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। उनका एक अपना एक उद्देश्य होता है जिसके लिए क्या होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं उसको चेक किया जाता है, ठीक है, उसका अंकेक्षण कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? बाय द आउटसाइड ऑडिटर्स। आउटसाइड ऑडिटर्स मीन्स कि ये ऐसे ऑडिटर होते हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहले से नहीं होते हैं, इन्हें बाहर से अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ये बाहर के होते हैं और वो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए आते हैं और चेक करके चले जाते हैं, जो भी सही गलत होता है उसको बता करके, ठीक है, वेरीफाई करते हैं और फिर वेरिफिकेशन करके आपको बताते हैं चीज़ें कहाँ पे सही हैं, कहाँ पर गलत है, कहाँ पे क्या एरर्स हुई है, उसके बाद इनका काम ख़त्म हो जाता है। सो ये आउटसाइडर होते हैं, बाहर के होते हैं, बिजनेस के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया जाता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। द एक्सटर्नल ऑडिटर इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट एन आउटसाइड पार्टी एंड ही इज़ responsible not to the company but to his appointing authority to whom he submits his reports। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये आउटसाइडर होते हैं एक कंपनी के, ये क्या एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या होते हैं, एम्प्लॉय नहीं होते हैं कंपनी में, ठीक है। लेकिन ये आउटसाइड जो पार्टी होती है, आउटसाइड पार्टी की बात करें जहाँ से भी इनको आप अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आउटसाइड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस आउटसाइड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, कंपनी के प्रति तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं बनती है। मीन्स एक जिस कंपनी का वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने आए हैं ऑडिटर बाहर से, तो उस कंपनी के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। ये बस आएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, कहाँ पर क्या एरर्स हुई हैं, क्या वेरीफाई किया है उन्होंने, वो चीज़ें बताएंगे, कहाँ पर चीज़ें सही हैं गलत है वो बता करके इनका काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में वो कंपनी के लिए इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट टू हिज अपॉइंटिंग अथॉरिटी, लेकिन जिस अथॉरिटी के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है एक कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्योंकि इन्हें उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को क्या सबमिट करना होता है, पर्टिकुलर रिपोर्ट सबमिट करनी होती है कि इस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमने चेक किया है, ऑडिट किया है और ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। तो जो भी रिपोर्ट रेडी करती हैं उस कंपनी से बुक्स ऑफ ऑडिट से रिलेटेड या बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, उन रिपोर्ट्स को ये सबमिट करते हैं उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि उस बुक जो अथॉरिटीज़ है वो अथॉरिटी को एक सही रिपोर्ट प्रेजेंट करें जिस भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स उन्होंने चेक की है, ठीक है। कंपनी से इनका कोई लेना देना नहीं होता, इसे सिर्फ आते हैं कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट्स रेडी करते हैं और फिर जिस अथॉरिटी ने उन्हें अपॉइंट किया होता है उनके पास वो रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। क्लियर हो गई होगी ये बात कि एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होते हैं या एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है। सो एक्सटर्नल ऑडिटर काम करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट के अंतर्गत, ओके। इस तरीके से काम किया जाता है। अब इसका अपना क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं कि क्या उद्देश्य हो सकते हैं, किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिट कराई जाती है, ओके। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। टू मेक मैनेजमेंट कॉस्ट कॉन्शियस।
देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक तो इंटरनली होता है, जो कि वो बिज़नेस के अंदर ही जो ऑडिटर होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में क्या होता है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं, मीन्स आउटसाइड ऑडिटर होते हैं, बाहर से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। अब जब वो अपॉइंट किए जाते हैं तो काम तो उनका भी यही होता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया जाए, चेक करके ये चीज़ें पता लगाई जाए कि कहाँ पर चीज़ें सही हैं, गलत हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और किन चीज़ों को कंट्रोल करना है, किन चीज़ों में सुधार लाना है, बेहतर बनाना है, ये सारी चीज़ें। तो जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कर लेते हैं तो मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं ज़्यादा ये हेल्प मिल जाती है कि वो अपनी कॉस्ट के बारे में कॉन्शियस हो पाते हैं, कॉस्ट के बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो पाती है कि कहाँ पर कितनी मात्रा में कितनी लागत आई है, ठीक है। तो आसानी से इन चीज़ों को जान सकते हैं कॉस्ट ऑडिट के माध्यम से, ठीक है। टू हेल्प इन इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल इफिशियंसी ऑल अराउंड एंड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, तो उसकी हेल्प से जो भी ऑडिटिंग का काम किया गया है उस ऑडिटिंग के हेल्प से क्या कर सकते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्रियल इफिशियंसी, उनकी औद्योगिक क्रियाकलाप की जाने कार्यकुशलता है, उस कार्यकुशलता को और क्या किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। और बाकी सारी चीज़ों में जैसे प्रोडक्शन का काम है, उस प्रोडक्शन के काम को मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है और ऊँचे स्तर पर किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। For fixation of retention price in case of material of national importance such as steel, cement, etc. For fixation of retention price की बात करें यहाँ पर, तो जो भी आपका प्राइस को फिक्स करने का जो तरीका है मटेरियल्स के, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। तो उनका जो रेट है, उनका जो प्राइस है, रिटेंशन प्राइस, उसको किस तरह से फिक्स करना है, जैसे कि मान लीजिए स्टील है या सीमेंट है, इन सारी चीज़ों का प्राइस कैसे फिक्स होगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा ये कॉस्ट ऑडिट जो होती है हेल्प करती है। तो एक्सटर्नल ऑडिट का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ओके। टू चेक एक्सेसिव प्रॉफिटेरिंग, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। एक्सेसिव प्रॉफिटेरिंग का मतलब है यहाँ पर कि जो लाभदायकता है उसको अधिक करने के लिए भी चीज़ों को चेक करते हैं ये लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, कि कैसे की जा सकती है और कितनी ज़्यादा इनके पास प्रॉफिट आ सकता है, ये भी चेक करके ये बता सकते हैं। टू फाइंड द रीज़न ऑफ कॉस्ट वेरिएशंस, अब कॉस्ट में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ज़्यादा या कम हो रही है कॉस्ट, लागत, जो भी लागत है वो ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, उसका क्या रीज़न है, उसकी उस वेरिएशंस के रीज़न को भी ये अच्छे से फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। जो भी आउटसाइड ऑडिटर्स होते हैं और जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या जिस भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं, उस कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं कि क्या रीज़न है कॉस्ट वेरिएशंस के, ठीक है। फॉर सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट अबाउट क्लेम, हायर वेजेस, बोनस एक्सेट्रा, अब डिस्प्यूट्स, जो भी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं ना, क्लेम, बहुत सारे ट्रेड ऐसे होते हैं जिन ट्रेड को सेटअप करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्लेम्स होते हैं या हायर वेजेस या बोनस होते हैं, ठीक है। तो जो सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट्स अबाउट क्लेम फॉर हायर वेजेस, बोनस एक्सेट्रा, ठीक है। तो उन ट्रेड्स के डिस्प्यूट्स को सेट करने के लिए, उनकी मतलब सेट ऑफ करने के लिए बहुत सारे उसके बारे में जो भी क्लेम है या हायर वेजेस पे करना है, बोनस आदि पे करना है, तो उसके बारे में ये बता सकते हैं किस तरीके से किया जा सकता है इन चीज़ों को मैनेज, ठीक है। अगर कोई क्लेम है, ठीक है, क्लेम के लिए हायर वेजेस पे करना पड़ रहा है या बोनस पे करना पड़ रहा है, उन डिस्प्यूट्स को सेट ऑफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए, तो कॉस्ट ऑडिट के थ्रू जाना जा सकता है। और जो कॉस्ट ऑडिटर होते हैं कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं इन बातों के बारे में भी। नेक्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमिन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने गलती से वेजेस लिख दिया था, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए उसको निर्धारित करने में भी मदद पहुंचाते हैं। इनका मेन उद्देश्य भी ये होता है एक्सटर्नल ऑडिट करवाने का। जो भी ऑडिटर होते हैं वो चीज़ों को वेरीफाई करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं और बताते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मतलब कैसे निर्धारित किया जाएगा कि एक उचित लागत क्या आनी चाहिए किसी भी प्रोडक्शन पर, ठीक है। टू फाइंड आउट द करेक्ट पोजीशन ऑफ इनएफिशिएंट एंड अनइकोनॉमिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, अब यहाँ पर वो फाइंड आउट करते हैं, चीज़ों को खोजते हैं कि कौन सी चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को जो कि बिज़नेस की करेक्ट पोजीशन का क्या करते हैं, वो इनएफिशिएंट हो सकते हैं बिज़नेस की करेंट पोजीशन के लिए, या अनइकोनॉमिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसी हो सकती हैं जो कि क्या हो, बिज़नेस की पोजीशन के लिए करेक्ट ना हो, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट पोजीशन ऑफ इनएफिशिएंसी, सो इनएफिशिएंसी की जो क्या पोजीशन है, ठीक है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए वो इनएफिशिएंट
कितनी ज़्यादा इनएफिशिएंट है चीज़ें, कितनी ज़्यादा अनइकोनॉमिक है चीज़ें, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं अगर अनइकोनॉमिक है तो उसको फाइंड आउट करने में भी ये मदद करते हैं, मदद पहुंचाते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव भी इनका ये होता है। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होता है उसको चेक किया जाता है, जो उसकी ऑडिटिंग की जाती है, उनका जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रोडक्शन से ज़्यादातर रिलेटेड होता है, या कहें कि पूरे स्टाफ से रिलेटेड होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, उनकी वर्क इफ़िशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए, वेरिएशंस के रीजंस को जानने के लिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि एक्सटर्नल ऑडिट के मेन ऑब्जेक्टिव्स में शामिल किए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स में हमने शामिल किए हैं। मुझे यकीन मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए और अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर बता सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।